हेलो एवरीवन, वेलकम टू रीना एकेडमिया। होप यू ऑल आर डूइंग गुड। तो आज है हमारा चैप्टर 4 जिसका नाम है कंप्यूटर मेमोरी। पहले हम 3 चैप्टर डिटेल में पढ़ चुके हैं और आज हमारा 4th चैप्टर है जो कि है कंप्यूटर मेमोरी। तो नाम से पता चल रहा है कि कंप्यूटर की मेमोरी, ठीक है। जिस तरह से एक ह्यूमन का जो ब्रेन है उसका हम यूज करते हैं स्टोरेज के लिए, हर जो हमारी इंफॉर्मेशन होती है हम अपने ब्रेन में स्टोर करते हैं, तो उसी तरह क्या होता है कि कंप्यूटर की भी मेमोरीज होती है, ठीक है। और उसी के बारे में आज हम इसमें डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। द कंप्यूटर मेमोरी इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट एलिमेंट इन द कंप्यूटर सिस्टम। कंप्यूटर की जो मेमोरी है वो क्या है, एक इम्पोर्टेंट एलिमेंट है किसी भी कंप्यूटर सिस्टम का, ठीक है। इट स्टोर डेटा एंड इंस्ट्रक्शन रिक्वायर्ड ड्यूरिंग द प्रोसेसिंग ऑफ डेटा एंड आउटपुट रिजल्ट। ये क्या करती है, हमारी जो ये मेमोरी होती है कंप्यूटर की, ये क्या करती है, हमारा डेटा जो है हमारा डेटा और जो इंस्ट्रक्शन है उसको स्टोर करके रखती है, और जो वो स्टोर करती है फिर हम क्या करते हैं, उसको यूज करते हैं किसमें, प्रोसेसिंग के टाइम, ठीक है। जैसे मैंने आपको बताया था, आप याद करो, हमने कंप्यूटर आर्किटेक्चर में डिटेल में पढ़ा था, ठीक है। जैसे इस तरह का आर्किटेक्चर था हमारा। यहाँ पे हमारा था कंट्रोल यूनिट, यहाँ पे था हमारा एएलयू, और यहाँ पे थी हमारी मेमोरीज, ठीक है। ये मेन मेमोरी थी, इसको हम बोलते हैं प्राइमरी मेमोरी भी, और एक थी हमारी सेकेंडरी मेमोरी। फिर यहाँ पे हमारा था एक इनपुट, ठीक है। तो इनपुट क्या करता था, हम कोई भी इनपुट देते थे तो वो स्टोर कहाँ पे होता था, हमारा मेन मेमोरी में। तो मेन मेमोरी में स्टोर हो गया, तो यही हम पढ़ रहे हैं कि इट स्टोर डेटा एंड इंस्ट्रक्शन। ये डेटा यहाँ पे स्टोर हो गया, फिर ये जो डेटा स्टोर हुआ है ना, फिर हम इसमें प्रोसेसिंग के टाइम यूज करेंगे। जो एएलयू है ना, इसमें जब प्रोसेसिंग होगी फिर इस डेटा को हम कहाँ यूज करेंगे, इसमें। तो हमने पढ़ा था कि सीयू यहाँ से मेन मेमोरी से इंफॉर्मेशन लेता है, और सीयू उसको दे के फिर प्रोसेसिंग के लिए एएलयू के पास भेज देता है। प्रोसेसिंग के बाद हमें क्या मिलता है, आउटपुट मिलता है। तो यहाँ पे भी सेम वही लिखा है कि ये क्या करता है, हमारा डेटा और इंस्ट्रक्शन को स्टोर करके रखता है यहाँ पर, और फिर जब हमें रिक्वायर्ड होता है तो हम उस डेटा का क्या करते हैं, बाद में यूज करते हैं, ठीक है। और हमें फिर आउटपुट रिजल्ट मिल जाता है। अगला, स्टोरेज में बी रिक्वायर्ड फॉर ए लिमिटेड पीरियड ऑफ टाइम इंस्टेंटली और फॉर ए एक्सटेंडेड पीरियड ऑफ टाइम। जो स्टोरेज जो होती है वो थोड़े टाइम के लिए भी हो सकती है और लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम के लिए भी हो सकती है, मतलब टेम्पररी भी हो सकती है वो स्टोरेज, और परमानेंट भी हो सकती है, ठीक है। इट आल्सो रिलेट टू मैनी डिवाइसेस दैट आर रिस्पॉन्सिबल फॉर स्टोरिंग डेटा ऑन ए टेम्पररी और परमानेंट बेसिस। यही है कि इसमें जो कंप्यूटर मेमोरी है, इसमें हमारा डेटा जो है वो टेम्पररी स्टोर भी हो सकता है और परमानेंट स्टोर भी हो सकता है। आप पढ़ेंगे मेमोरी हायरार्की, ठीक है। ये किस तरह से जो है वर्क करती है, कैसी होती है हमारी जो मेमोरी हायरार्की होती है कंप्यूटर में। तो देखो, द हायरार्किकल अरेंजमेंट ऑफ स्टोरेज इन करंट कंप्यूटर आर्किटेक्चर इज कॉल्ड एज मेमोरी हायरार्की। इसको क्या बोलते हैं हम, मेमोरी हायरार्की। की किस तरह से हमारी स्टोरेज होती है, किस तरह से हमारा जो साइज स्पीड होती है सारी, तो ये सारा किसमें, इस फिगर के थ्रू आप समझ पाओगे। The computer uses a hierarchy of memory that is organized in a manner to enable the fastest speed and largest capacity of memory as shown in figure। इसमें आपको बताया कि सबसे फास्ट कौन सी होती है मेमोरीज में से, और साइज के सबसे बड़ा साइज किसका होता है, सबसे छोटा साइज किसका होता है, ये इस फिगर में आपको मैं एक्सप्लेन में बताऊंगी अभी। द मेमोरी इज कैरेक्टराइज्ड ऑन द बेसिस ऑफ टू की फैक्टर। कौन से फैक्टर है, वो होगी कैपेसिटी और एक्सेस टाइम, मतलब उसकी कितनी स्टोरेज है और वो कितना टाइम लेती है, ठीक है। अब देखो देखो, ये है सबसे पहले सीपीयू, ठीक है। अब ये जो फिगर है ना, ये ऊपर की ओर जो एरो है ना, ये हमें बता रहा है स्पीड, इसमें सबसे फास्टर कौन सी है। तो सबसे फास्टर स्पीड किसकी है, रजिस्टर की, जो कि सीपीयू के साथ ही अटैच होते हैं। तो सबसे पहले अगर हमें कोई भी अपनी जो इंस्ट्रक्शन है, कोई भी हमारा इनपुट जो उसको हमें उसको एग्जीक्यूट करवाना है, उससे हमें आउटपुट निकालना है, तो सबसे पहले वो कहाँ जाएगी, तो सबसे पहले वो हमारी जाती है मेन मेमोरी में, ठीक है। मेन मेमोरी में जाती है ना, उसके बाद हमारी होती है। तो यहाँ पे क्या है, सबसे जो रजिस्टर है, ये जो मेन मेमोरी का पार्ट है, तो ये क्या है, सबसे फास्ट है, इनकी स्पीड सबसे फास्ट है। उसके बाद हमारे जो होती है काशियो मेमोरी, उससे फास्ट ये है। फिर आती है हमारी मेन मेमोरी, फिर आती है हमारी ये दोनों जो पार्ट है, ये हमारे किसका पार्ट है, ये हमारा सेकेंडरी मेमोरी के पार्ट है। एक हमारी होगी इसमें मैग्नेटिक डिस्क और एक होगी मैग्नेटिक टेप। अगर आपको कोई एग्जाम में पूछे कि किसकी स्पीड ज्यादा होती है, तो मैग्नेटिक डिस्क और टेप में तो मैग्नेटिक डिस्क की स्पीड मैग्नेटिक टेप से ज्यादा होती है। ये हमारी सेकेंडरी मेमोरी होती है। एग्जाम में पूछा जाए कि सबसे फास्ट कौन सी मेमोरी है, तो हमारे जो रजिस्टर हैं वो सबसे फास्ट होते हैं।
उसके बाद काशे जो मेमोरी होती है वो फास्ट होती है, फिर जो होती है हमारी मेन मेमोरी जो फास्ट होती है, फिर आती है मैग्नेटिक डिस्क और फिर आती है मैग्नेटिक टेप। और वैसे ही अगर हम साइज की बात करें तो साइज में सबसे बड़ा साइज जो होता है वो मैग्नेटिक टेप का होता है, फिर उसके बाद होता है हमारा मैग्नेटिक डिस्क, फिर होता है मेन मेमोरी, फिर होता है काशे और फिर होता है रजिस्टर। देखो जितनी जितनी यहाँ पे मैं आपको सिंपल एक याद कराने का बताती हूँ कि जितनी अगर वो कोई चीज फास्ट है ना, जिसकी स्पीड जितनी फास्ट है ना वो उतनी छोटी होगी। ठीक है, आप इस हायरार्की को याद कर लो इसी तरीके से कि जितनी कोई चीज अगर छोटी है, ये हम साइज की बात करें, साइज में सबसे छोटी ये है, तो अगर ये छोटी है ना तो इसकी स्पीड भी ज्यादा है। ठीक है, अगर ये बड़ी है, अगर ये साइज में लास्ट वाली अगर बड़ी है तो इसकी स्पीड क्या है, कम है। ठीक है, इसको इस तरह से मतलब इनवर्सली प्रोपोर्शनल आप इसको लगा लो। अगर जितनी बड़ी होगी साइज में, अगर जितनी बड़ी साइज में होगी उतनी उसकी स्पीड कम होगी, अगर जितनी छोटी चीज होगी उसकी स्पीड भी उतनी ही ज्यादा होगी। आप इस बात को ध्यान रख लो, जितना बड़ा साइज होगा उतनी स्पीड उसकी कम होगी, क्योंकि टाइम लगेगा ना इतने बड़े साइज में प्रोसेसिंग, एक को चुनना किसको प्रोसेस करें किसको नहीं करें वाले, तो टाइम लगेगा। अगर जितनी छोटी चीज होगी तो उसकी स्पीड भी उतनी ही ज़्यादा होगी। तो ये है हमारी इसकी मेमोरी हायरार्की कंप्यूटर की कि किस तरह से नहीं मेमोरी की कि किस तरह से मेमोरी कौन सी जिसकी स्पीड ज़्यादा होती है, किसका साइज कम ज़्यादा होता है। तो इसको आप याद रख लो। अगला है पैरामीटर ऑफ मेमोरी। मेमोरी के कौन कौन से पैरामीटर हैं? तो पहला है स्टोरेज कैपेसिटी, फिर है असेस मोड, तीसरा है असेस टाइम और फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स, और आगे है हमारी परमानेंस ऑफ स्टोरेज। अब अब पढ़ते हैं स्टोरेज कैपेसिटी क्या होगी, कि स्टोरेज कैपेसिटी मतलब कि उसके पास कितनी स्टोरेज करने की क्षमता है, कि वो कितना डेटा जो है वो स्टोर कर सकती है। जैसे हम बोलते हैं ना कि हाँ उसकी कितनी वो है, कितनी जीबी है, तो हम बोलते हैं ना कि आपके लैपटॉप की कितनी स्टोरेज है, तो बोल देते हैं कोई 1 टीबी है, 1 जीबी है। कितनी मेमोरी आपको मिलती है, तो बोल देते हैं ना कि हाँ 1 MB है। इस तरह से जो भी ये यूनिट है ना मेमोरी का यूनिट है, तो ये हमारे स्टोरेज के ही वो होते हैं कि अब आप इसमें कितना डेटा स्टोर कर सकते हो। ठीक है, तो ये क्या होगी, उसकी स्टोरेज कैपेसिटी होगी। द कैपेसिटी ऑफ इंटरनल मेमोरी और मेन मेमोरी कैन बी एक्सप्रेस्ड इन टर्म ऑफ नंबर ऑफ वर्ड्स आर बाइट्स। जैसे हम जैसे बता देते हैं ना, जैसे कि हमारा हो गया 1 GB। ठीक है, तो 1 GB में कितनी मेमोरी होती है, तो इसमें कितनी होती है 1024 MB, इतनी होती है ना। तो ये बता रहा है कि इसको हम किस में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, वर्ड्स में भी और बाइट्स में भी इसको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जैसे फिर आज जैसे 1 GB हो गया, तो हमारी जो 1 MB होती है वो किसके बराबर होती है, 1024 KB। ठीक है, उसी तरह से फिर सबसे जो छोटा यूनिट होता है, ऐसे बिट जो सबसे छोटा यूनिट होता है मेमोरी का, जिसमें सबसे कम हम डेटा स्टोर करते हैं, तो वो होती है बिट। फिर उसके बाद जो होता है बढ़ता है बिट, बाइट, निबल, KB, MB, GB, TB। उस तरह से ये जो सीरीज है ना, ये स्टोरेज करने की वो बता रहा है कि कितना डेटा उसमें स्टोर, जितना बड़ी MB जितनी बड़ी स्टोरेज होगी तो उतना ज्यादा आप उसमें डेटा क्या कर सकते हो, बड़ा स्टोर कर सकते हो। तो ये क्या हमारी स्टोरेज कैपेसिटी होगी मेमोरी की। तो अगला है असेस मोड। ए मेमोरी इज कंप्राइज्ड ऑफ वेरियस मेमोरी लोकेशन। द इंफॉर्मेशन फ्रॉम दिस मेमोरी लोकेशन कैन बी असेस्ड रैंडमली, सीक्वेंशियली एंड डायरेक्टली। वही बताया असेस मोड कि जो आप जो डेटा असेस करने वाले हो, आप अलग अलग लोकेशन से करोगे ना, और आएगी सबसे पहले कहाँ पे, मेन मेमोरी में, क्योंकि सीपीयू से पहले आप डेटा कहीं किसी भी मेमोरी में रख लो, चाहे वो सेकेंडरी मेमोरी हो, चाहे आपकी मेन मेमोरी हो, चाहे आपकी आप कोई एडिशनल आपने यूएसबी या कुछ भी सेकेंडरी मेमोरी में अलग अलग टाइप्स होती है ना, तो उसमें आप कहीं पे भी स्टोर किया हो, तो असेस मोड होता है कि आप अलग अलग लोकेशन से जो है कितना जल्दी आप जो अपना डेटा जो है मतलब कि मेन मेमोरी में आप पहुंचा पा रहे हो। ठीक है, तो यही होता है हमारा असेस मोड होता है। जैसे अब सीपीयू है ना, देखो सीपीयू है ना, तो हमने इसका बताया साइज बड़ा है, अगर इसका साइज बड़ा है तो इसको सीपीयू तक यहाँ पहुंचाने में टाइम लगेगा। ठीक है, तो ये बता रहा है उसपे ये असेस मोड। ठीक है, कि अलग अलग लोकेशन से आप उसको आप रैंडमली भी कर सकते हो, सिक्वेंशली भी कर सकते हो और डायरेक्टली भी आप उसको कर सकते हो, यूज कर सकते हो। असेस मोड यही होता है। अगला है मतलब किस मोड में आप उसको असेस कर रहे हो। ठीक है, डायरेक्टली कर रहे हो, इनडायरेक्टली कर रहे हो, या रैंडमली कर रहे हो, सीक्वेंशली कर रहे हो। असेस टाइम होता है कि कितना टाइम ले रहे हो उसको रैम तक पहुंचाने, मतलब उसको मेन मेमोरी तक, सीपीयू के बगल में जो मेमोरी है वहां तक पहुंचाने में। तो टोटल टाइम जो होता है वही है
Access time is the time required between desired mode for a read or write operation till the data is made available or written at the desired location. यही है कि कितना टाइम उसको ले रहा है उसको हम डिजायर्ड लोकेशन तक पहुंचाने के लिए। मतलब ये समझ लो, ये है ALU, ये है CU, ये है हमारी मेमोरी, ठीक है। मेमोरी, अब मान लो डेटा यहाँ पे सेकेंडरी मेमोरी में पड़ा हुआ है, तो सेकेंडरी मेमोरी से डायरेक्ट तो ALU के पास नहीं जा सकता, नहीं जा सकता ना। सेकेंडरी के पास पहले हम उसको मेन मेमोरी में भेजेंगे, ठीक है। अब मेन मेमोरी के पास CU उसको लेने आएगा, CU यहाँ से आएगा, फिर CU उसको ALU में टाइम भेजेगा। तो ये जो जितना भी टाइम लग रहा है ना उसको मतलब CPU में पहुंचाने तक का, तो यही हमारा होता है असेस टाइम, ठीक है। अगला है फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स। इन दिस रिस्पेक्ट द डिवाइसेस कैन बी कैटेगराइज्ड इनटू 4 मेन कैटेगरीज एज इलेक्ट्रॉनिक, मैग्नेटिक, मैकेनिकल एंड ऑप्टिकल। अगर उसकी फिजिकल अपीयरेंस के ऊपर जाएं मेमोरीज की, तो हमारी कुछ क्या होती हैं, इलेक्ट्रॉनिक होती हैं, कुछ मैग्नेटिक होती हैं, कुछ मैकेनिकल होती हैं और कुछ क्या होती हैं, ऑप्टिकल होती हैं, ठीक है। इसको हम सब डिटेल में आगे पढ़ेंगे। अगला है परमानेंस ऑफ स्टोरेज। इट्स परमानेंस इज हाई फॉर फ्यूचर यूज इन मैग्नेटिक मटेरियल। लेकिन क्या होता है कि मैग्नेटिक जो मटेरियल होते हैं इसमें हमारा जो स्टोरेज होती है वो परमानेंट यूज होती है और हम इसको फ्यूचर में भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो ये होता है उसका परमानेंस ऑफ स्टोरेज। अगला है टाइप्स ऑफ मेमोरी। अब मेमोरी कितने टाइप की होती है, अब हमने मेमोरी तो पढ़ ली, स्पीड होती है, कौन सी फास्ट होती है, किसका साइज ज्यादा बड़ा होता है, किसका छोटा होता है। अब टाइप्स पे आते हैं, तो टाइप्स कौन सी होती है, प्राइमरी होती है, सेकेंडरी होती है। प्राइमरी जिसको हम मेन मेमोरी भी बोलते हैं और सेकेंडरी जिसको हम ऑक्सिलरी मेमोरी भी बोलते हैं। तो प्राइमरी मेमोरी पे आते हैं। प्राइमरी मेमोरी मतलब मेन मेमोरी, जिससे CPU क्या करता है, डायरेक्ट लिंक करता है। तो प्राइमरी मेमोरी क्या हो गई, द मेमोरी यूनिट दैट कम्युनिकेट डायरेक्टली विद द CPU इज कॉल्ड मेन मेमोरी और इंटरनल मेमोरी या प्राइमरी मेमोरी। ऐसी मेमोरी जो क्या करती है, डायरेक्टली CPU से लिंक करती है, तो वो क्या होती है, हमारी प्राइमरी मेमोरी होती है। प्राइमरी मेमोरी allow the computer to store data for immediate manipulation and to keep track of what is currently being processed. It has limited storage capacity. प्राइमरी मेमोरी क्या करती है, डेटा को अपने पास स्टोर करके रखती है। मतलब अगर इमीडिएट उसका हम यूज कर रहे हैं तो क्या करती है ये प्राइमरी मेमोरी, ये होती क्या है, टेम्पररी मेमोरी होती है। आप इसमें लॉन्ग टाइम तक डेटा आप स्टोर करके नहीं रख सकते हो। प्राइमरी मेमोरी क्या होती है, एक टेम्पररी मेमोरी होती है, मतलब जब तक आप उस काम कर रहे हो ये तब तक ही स्टोर करके रखेगी। लेकिन जब भी जैसे उसको पावर वो मिलना बंद हो जाएगी तो ये क्या हो जाएगी, ये सारी क्या हो जाएगी, आपकी फाइल इरेज हो जाएगी। तो यही बता रहा है कि वो टेम्पररी बेस पे उसको स्टोर करके रखता है। जो आप करंटली कुछ प्रोसेस कर रहे हो, तो इसकी भी स्टोरेज की भी क्या होती है, लिमिटेड होती है इसकी। ऐसा नहीं है कि आप जितना मर्जी डेटा है उसमें आप डाल सकते हो, नहीं, इसकी भी क्या होती है, लिमिट होती है स्टोरेज की, जो प्राइमरी मेमोरी होती है। मेन मेमोरी इज वोलेटाइल इन नेचर। जो मेन मेमोरी होती है, मेन मेमोरी आप कुछ भी बोलो, मेन मेमोरी बोलो, इंटरनल बोलो, प्राइमरी बोलो, कंफ्यूज नहीं होना, सेम मतलब है। मेन का मतलब प्राइमरी है, तो कंफ्यूज नहीं होना। मेन मेमोरी क्या है, वोलेटाइल इन नेचर। वोलेटाइल मीन्स की वो क्या होती है, चेंज होती है, टेम्पररी है। इट मीन्स दैट व्हेन द पावर इज टर्न ऑफ द कंटेंट ऑफ दिस मेमोरी आर लॉस्ट फॉर एवर। मतलब कि अगर उसको पावर मिलना बंद हो जाए, कि जो आपने कुछ कंटेंट किया होगा उस पर वर्क, तो वो क्या हो जाएगा, वो भी लॉस्ट हो जाएगा बंद होने पे। तो ठीक है, तो ये क्या होती है, हमारी प्राइमरी मेमोरी होती है। आप इसको आप अपने रियल टाइम से वो कर सकते हो। मान लो आप कोई डॉक्यूमेंट आप कर रहे हो, काम कर रहे हो, मान लो कोई आपने MS ऑफिस खोला है, आपने कुछ यहाँ पे लिखा, ठीक है, आपने कुछ यहाँ पे आप काम कर रहे हो आराम से अपना अपना, ठीक है। तो अगर अगर आपने यहाँ पे लिख दिया, ठीक है, ये स्टोर हो गया, आपने लिख दिया, ये नहीं है कि ये स्टोर, यहाँ पे ये रहा, ठीक है, यहाँ पे रहा, लेकिन ये टेम्पररी है ना। अगर आप इसको बंद करो, अगर इसको आप सेव नहीं करोगे कहीं पे, किसी आप जैसे हम कुछ बनाते हैं तो हमको उसको सेव भी करते हैं ना, जब सेव कर दिया तो मतलब हमने उसको स्टोर कर दिया, हम उसको बाद में यूज कर लेंगे। लेकिन अगर आपने इस पेज को कहीं पे स्टोर नहीं किया तो ये क्या होगा, अगर आप जैसे अपना कंप्यूटर बंद करोगे तो ये पेज भी वहां से गायब हो जाएगा, आपने जो लिखा है सब क्या हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा यहाँ से, ठीक है। तो इसलिए हम क्या करते हैं कि जब भी हम कोई डॉक्यूमेंट बनाते हैं उसका फाइल का नेम देते हैं, उसके बाद उस पे क्या करते हैं, लिखते हैं। तो आप यहाँ से इसको लिंक कर सकते हो। अगला है प्राइमरी मेमोरी कैन बी फर्दर क्लासिफाइड इन टू कैटेगरी। जो प्राइमरी मेमोरी होती है उसको आगे क्लासिफाइड किया गया, जिसमें रैम जो कि है रैंडम एक्सेस मेमोरी, और दूसरी है हमारी रोम जो कि है रीड ओनली मेमोरी। तो पहले हम रैम को पढ़ेंगे, रैम क्या है, फिर हम रोम के ऊपर जाएंगे। तो रैम क्या है, इट इज आल्सो नोन एज रीड राइट मेमोरी। इसको क्या बोलते हैं हम,
रीड राइट मेमोरी भी बोलते हैं, दैट अलो सीपीयू टू रीड एज वेल एज राइट डेटा एंड इंस्ट्रक्शन इनटू इट, जो कि क्या करती है, सीपीयू को अलो करती है कि वो रीड भी कर सकता है एज वेल एज डेटा को राइट भी कर सकता है, ठीक है। रैम इज यूज्ड फॉर टेम्पररी स्टोरेज ऑफ इनपुट डेटा, आउटपुट डेटा एंड इंटरमीडिएट रिजल्ट। रैम क्या करती है, टेम्पररी स्टोर करती है हमारे इनपुट डेटा को, आउटपुट डेटा को, और इंटरमीडिएट जो बीच में जो होते हैं प्रोसेस, उसको टेम्पररी मेमोरी है रैम। अगला है, अब रैम की फर्दर क्लासिफिकेशन है टू पार्ट में, एक है डायनेमिक रैम और दूसरी है स्टैटिक रैम। डायनेमिक रैम क्या होती है, ये किससे बनी होती है, मेमोरी सेल से बनी होती है। यहाँ पर वेयर ईच सेल इज कंपोज्ड ऑफ वन कैपेसिटर एंड वन ट्रांजिस्टर, जिसमें कि क्या होता है कि वो मेमोरी सेल से बनी होती है और हर एक जो सेल होता है वो एक कैपेसिटर और एक ट्रांजिस्टर से बना होता है। ड्रैम मस्ट बी रिफ्रेश्ड कॉन्टिन्यूली टू स्टोर इन्फॉर्मेशन। ड्रैम को हमें जो ड्रैम में हमें क्या करना पड़ता है, अपनी जो अगर हमें इन्फॉर्मेशन स्टोर करनी है तो उसको हमें क्या करना पड़ेगा, बार बार उसको रिफ्रेश करना पड़ेगा। ड्रैम इज स्लोअर, लेस एक्सपेंसिव एंड ऑक्यूपाई लेस स्पेस ऑन कंप्यूटर मदरबोर्ड। जो ड्रैम जो होती है वो क्या होती है, स्लो होती है, मतलब धीरे धीरे काम करती है, एक्सपेंसिव भी नहीं होती है ज्यादा, और ऑक्यूपाई और स्पेस भी कम ही ऑक्यूपाई करती है कहाँ पे, कंप्यूटर मदरबोर्ड पे, ठीक है। तो ये हो गई हमारी ड्रैम। आगे है स्टैटिक रैम, इसको बोलते हैं एसआरएम। इट रिटेन द डेटा एज लॉन्ग एज पावर इज प्रोवाइडेड टू द मेमोरी चिप। ये क्या करती है, ये डेटा क्या करती है, ये तब तक रिटेन हमारा डेटा रिटेन करके रखते हैं जब तक उसको हम पावर प्रोवाइड करते रहते हैं। एसआरएम नीड नॉट बी रिफ्रेश्ड पीरियोडिकली, इसको बार बार रिफ्रेश करने की जरूरत नहीं पड़ती है, जैसे डायनेमिक में पड़ती थी लेकिन इसमें नहीं पड़ती है। इट यूजेस मल्टीपल ट्रांजिस्टर फॉर ईच मेमोरी, उसमें हमने देखा था कि उसमें एक कैपेसिटर और एक ट्रांजिस्टर यूज हो रहा था, लेकिन इसमें क्या हो रहा है, मल्टीपल ट्रांजिस्टर यूज हो रहे हैं। मल्टीपल ट्रांजिस्टर यूज हो रहे हैं इसलिए इसको हमें क्या करना नहीं पड़ता, रिफ्रेश नहीं करना पड़ता बार बार। उसमें कम वो चीजें यूज हो रही थी, कैपेसिटर और ट्रांजिस्टर यूज एक एक हो रहा था, इसलिए हम उसको क्या कर रहे थे, ऊपर वाली को बार बार रिफ्रेश कर रहे थे अपनी इंफॉर्मेशन को स्टोर करने के लिए। अब इसी तरह आते हैं, उससे आप कंफ्यूज हो जाओगे। तो इसको हमें क्या होता है, रैम में रिफ्रेश करने की जरूरत नहीं पड़ती है, और ये क्या करती है, मल्टीपल ट्रांजिस्टर इट यूजेस मल्टीपल ट्रांजिस्टर फॉर ईच मेमोरी सेल। ये क्या करती है, हर एक मेमोरी सेल के लिए क्या करती है, मल्टीपल ट्रांजिस्टर यूज करती है। इट डज नॉट यूज कैपेसिटर, बट ये है कि उसमें हमारा कैपेसिटर यूज होता था लेकिन इसमें कैपेसिटर यूज नहीं होता है, ये याद रखना। एसआरएम इज ऑफन यूज्ड कैशे मेमोरी ड्यू टू इट्स हाई स्पीड। इसको हम क्या करते हैं, एसआरएम को मतलब इसको हम एक कैशे मेमोरी की तरह यूज करते हैं, क्योंकि ड्यू टू इट्स हाई स्पीड, क्योंकि एक वो लो लेस स्लो थी और लेकिन ये क्या है, ये फास्टर है। और कैशे मेमोरी भी हमारी क्या होती है, फास्टर मेमोरी होती है ड्यू टू इट्स हाई स्पीड। एसआरएम इज मोर एक्सपेंसिव एंड फास्टर देन रैम। एसआरएम की फास्टर भी और एक्सपेंसिव है। अगर देखो, अगर आपको वो फास्टर की क्वालिटी दे रही है, स्पीड आपको ज्यादा दे रही है, तो इट मीन्स वो महंगी भी होगी, ठीक है। तो आप ये जो होते हैं ना, ऐसे कुछ चीजें होती हैं कि हाँ वो लेस है, स्लोअर है, इतना करिए, तो आप उसको अपने जो कंटेंट है आप उससे भी रिलेट कर सकते हो इसको, कि अगर हमें वो हाई स्पीड दे रही है तो मतलब एक्सपेंसिव तो होगी, अगर वो स्लोअर है तो मतलब कि वो, अगर कोई चीज स्लोअर है तो मतलब कम महंगी होगी, ठीक है। अब अगला है रीड ओनली मेमोरी। दूसरी क्या है, हमने पढ़ा था ना, पहली रैम थी, उसकी दो टाइप पढ़ी, अब है रीड ओनली मेमोरी, जिसको हम बोलते हैं रोम। इट इज आल्सो नोन एज नॉन वोलाटाइल मेमोरी। ये क्या होती है, नॉन वोलाटाइल होती है, मतलब ये क्या होती है, परमानेंट होती है, हमारी परमानेंट मेमोरी होती है। इट डज नॉट लूज इट्स कंटेंट व्हेन द पावर इज स्विच ऑफ। ये अपना कंटेंट लूज नहीं करती है अगर पावर हमारी स्विच हो जाए, मतलब ये क्या है, हमारी परमानेंट मेमोरी है। उसमें हो जाती है ना, उसमें जब तक रैम में क्या होता है, जब तक पावर मिलती रहे तब तक वो हमारा काम करती रहेगी। जैसे ही पावर मिलना बंद हो जाएगी तो वो क्या हो जाएगी, हमारा कंटेंट जो है सारा रिमूव हो जाएगा। लेकिन इस केस में क्या है, इसमें इसमें हमारी जो है ये परमानेंट मेमोरी, और इसका कंटेंट भी हमारा जो है लॉस नहीं होगा। ROM can have data and instruction written to it only one time. Once a ROM chip is programmed at the time of manufacturing, so it cannot be reprogrammed or written, so it has only read capability, not write capability. देखो क्या होता है कि ROM में क्या होता है कि ROM में हम कुछ भी चेंज नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये परमानेंट मेमोरी होती है, ये फिक्स होती है एक तरीके से। तो इसमें क्या होता है कि जैसे हम कोई लैपटॉप खरीदते हैं तो उसमें जब जब मैन्युफैक्चरिंग हुई होगी, जब लैपटॉप हमारा बन के आया होगा, उसमें रोम जो चिप डली होगी उस टाइम, एट द टाइम ऑफ मैन्युफैक्चरिंग,
तो वैसी की वो वैसी रही, उसमें हम अपने से कुछ भी उसमें रिप्रोग्राम या रीराइट नहीं कर सकते, बट उसमें हम क्या करते हैं, सिर्फ उसको रीड कर सकते हैं, बस उसको यूज कर सकते हैं, अपने से उसमें कुछ भी ऐड और नहीं कर सकते हैं। तो ये उन्होंने बोला ना, रीड ओनली मेमोरी, मतलब इसमें हम क्या कर सकते हैं, राइट वाले ऑपरेशन नहीं कर सकते हैं, इसमें हम कुछ और ऐड नहीं कर सकते हैं, जो हमें इनबिल्ट चीज मिली है हम उसी को ही यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गई हमारी रोम। अगला है, अब इसके भी टाइप्स है, अगले तीन है। ठीक है, पहली है प्रोग्रामेबल रोम, दूसरी है इरेजेबल प्रोग्रामेबल रोम, और तीसरी है इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रोम। तो पहली पढ़ते हैं हम प्रोग्रामेबल रोम। ये क्या है, जिसको हम शॉर्ट में बोलते हैं प्रोम। इट इज आल्सो नॉन वोलेटाइल इन नेचर, मतलब ये क्या है, परमानेंट मेमोरी है। वंस ए प्रोम हैज बीन प्रोग्राम, इट्स कंटेंट कैन नेवर बी चेंज्ड, इट इज वन टाइम प्रोग्रामेबल डिवाइस। सेम बात है कि ये क्या है, एक वो है परमानेंट मेमोरी है, और इसका एक बार जब ये बन गई, एक प्रॉपर उसकी प्रोग्रामिंग हो गई, तो उसका हम कंटेंट को क्या कर सकते हैं, चेंज नहीं कर सकते हैं। ठीक है, दिस टाइप ऑफ मेमोरी आर फाउंड इन वीडियो गेम्स होगी, कंसोल होगी, मोबाइल फोन हो गए, इम्प्लांटेबल मेडिकल डिवाइसेस हो गए, एंड हाई डेफिनेशन मल्टीमीडिया इंटरफेस। इस टाइप की मेमोरी हम कहाँ पे दे सकते हैं, ये सब सारे दिए हुए हैं, इन सब में मेमोरी का यूज होता है। अगला है इरेजेबल प्रोग्रामेबल रोम। नाम से पता चलता है इरेजेबल, मतलब हम क्या कर सकते हैं, इसमें मिटाने वाला काम कर सकते हैं। It is similar to chrome, but it can be erased by exposure to strong ultraviolet light than read. इसमें क्या होता है, होती तो वैसे ही है रोम की तरह, लेकिन उसमें क्या कर सकते, प्रोम में हम क्या कर सकते थे, कुछ चेंज नहीं कर सकते थे, जैसे बन के आई थी वैसा ही उसका यूज करो। और इरेजेबल में क्या होता था, इसमें हम क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, उसको इरेज कर सकते हैं, लेकिन ऐसे नहीं कर सकते हैं। कुछ कुछ हमें कोई स्ट्रॉन्ग जो है अल्ट्रावायलेट लाइट जो होगी उसको यूज करके हम जो है रोम को इरेज कर सकते हैं, उसमें रीराइट कर सकते हैं। मतलब पहले वो कह रहा था ना, इसमें राइट नहीं कर सकते हैं, लेकिन अल्ट्रावायलेट लाइट के थ्रू हम उसमें क्या कर सकते हैं, राइट कर सकते हैं। किसमें, इसमें ईप्रोम जो होती है इसमें। सो इट इज आल्सो नोन एज अल्ट्रा वायलेट इरेजेबल प्रोग्राम रोम, इसलिए इसको ये भी अल्ट्रा वायलेट इरेजेबल प्रोग्राम रोम भी बोला जाता है। ठीक है, अगला है इलेक्ट्रिकली इरेजेबल। नाम से पता चल रहा है, मतलब इलेक्ट्रिसिटी के थ्रू हम इसमें कुछ चेंज कर सकते हैं। इट इज सिमिलर टू एप्रोम, सिमिलर है, लेकिन इसमें क्या होता है, उसमें हम अल्ट्रावायलेट लाइट के थ्रू उसको चेंज कर सकते थे और फिर उसमें कुछ लिख सकते थे, बट इसमें क्या होता है, इसमें हम इलेक्ट्रिसिटी का यूज करके उसमें चेंज कर सकते थे। एंड द बर्निंग प्रोसेस इज रिवर्सिबल बाय एक्सपोजर टू इलेक्ट्रिक पल्सेस, मतलब इसमें कुछ प्रोसेस होता है कि इलेक्ट्रिक पल्सेस जनरेट होती होंगी, जिसके थ्रू हमारा जो काम है हम इसमें इरेज करके कुछ दोबारा से इसमें लिख सकते हैं। इट इज द मोस्ट फ्लेक्सिबल टाइप ऑफ रोम एंड इज नो कॉमनली यूज्ड फॉर होल्डिंग बायोस। ये क्वेश्चन में एग्जाम में आता है, जो बायोस होता है ना, ये किस में यूज होता है। ठीक है, तो ये रोम दे देगा, रैम दे देगा, ऑप्शन दे देगा, तो क्या आएगा इसमें आंसर, रोम। ठीक है, तो ये थी हमारी इसकी टाइप्स था। देखो मैं आपको एक बार रिकैप करवाती हूँ दोबारा। देखो प्राइमरी मेमोरी में हमने क्या पढ़ा था, दो टाइप की मेमोरी पढ़ी थी, एक होती है हमारी रैम और दूसरी होती है रोम। रैम में हमने उसके फर्दर दो पार्ट पढ़े, जो कि एक थी स्टैटिक, दूसरी थी डायनेमिक। फिर हम रोम पे आए, रोम पे हमने उसको डिटेल में पढ़ा कि वो क्या होती है, परमानेंट मेमोरी होती है। फिर उसकी हमने तीन टाइप्स पढ़ ली यहाँ पे। पहली होगी प्रोग्रामेबल, जिसमें कि हम कुछ भी चेंज नहीं कर सकते हैं, जैसे बन के आई वैसे यूज करो। इरेजेबल जो है कि उसमें हम क्या कर सकते हैं, कुछ चेंज कर सकते हैं, लेकिन ऐसे नहीं कि कोई भी चेंज कर देगा, कुछ स्ट्रॉन्ग अल्ट्रावायलेट लाइट होंगी जिससे हम उसको चेंज कर सकते हैं। ठीक है, अब है इलेक्ट्रिकली इरेजेबल, इसमें हमने पढ़ा। इसमें भी क्या था कि इसका उसमें इसमें हम इलेक्ट्रिसिटी के थ्रू कुछ टेक्निक लगा के इसमें चेंज कर सकते हैं। ठीक है, और हाँ, ये हमने किसमें पढ़ा, ये हमने प्राइमरी मेमोरी की टाइप्स पढ़ ली, उनकी फर्दर क्लासिफिकेशन भी पढ़ ली। अब आते हैं कुछ और मेमोरीज। ठीक है, जैसे होगी हमारी कैशे मेमोरी हो गई, फ्लैश मेमोरी होगी, और होगी हमारी वर्चुअल मेमोरी। तो इसको पढ़ते हैं क्या होता है। Apart from above memory, there is also some other memory that have two primary memory which are as follow. इसके अलावा कुछ और मेमोरी होती है जो कि क्या करती है, प्राइमरी मेमोरी की मेन मेमोरी की हेल्प करती हैं। जैसे पहली होगी हमारी कैशे मेमोरी। तो कैशे मेमोरी क्या होती है, इट इज अ स्टोरेज बफर दैट स्टोर द डेटा विच इज यूज्ड more often temporary and make them available to CPU at a fast rate। देखो क्या होता है ना, क्या होता है, कई बार क्या होता है, हमने हमारा जो हम कुछ सर्च करते हैं। ठीक है, मैं आपको एग्जांपल देती हूँ। आप कुछ गूगल पे सर्च करते हो,
ठीक है, आप डेली क्या करते हो, आप कोई क्लास देखते हो और आप वहाँ पे सर्च करते हो कि जैसे आपने मान लो रीना अकेडमिया, ठीक है, रीना अकेडमिया आपने सर्च किया कंप्यूटर मेमोरी, ठीक है, आप डेली कोई क्लास देख रहे हो उस लेक्चर की, आप ऊपर से रीना अकेडमिया लिखते हो, रीना अकेडमिया आपने 2, 4, 5, 6 बार लिखा, फिर क्या होगा ना, देखो आपने देखा होगा ना, फिर आप एक बार क्या होता है कि आप एक सिर्फ REE टाइप करोगे और उसके आगे का वो हमें खुद बता देगा आगे, ठीक है? आगे की इन्फॉर्मेशन वो खुद हमें खुद लिख के ले, हालाँकि हमें पूरा लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, हम सिर्फ़ आधा लिखेंगे और आगे की जो इन्फॉर्मेशन है वो हमें ऑटोमैटिकली आ जाएगा। तो जो ऑटोमैटिकली जो आती है ना, जो चीज़ जो आती है, तो वो कैशे मेमोरी में स्टोर हुई होती है, मतलब जिसको हम मोर ऑफनली यूज़ करते हैं, ठीक है? तो वो जो मेमोरी स्टोर हुई होगी वो कैशे मेमोरी, और कैशे मेमोरी क्या करती है, फटाफट क्या करती है, मान लो उसको जैसे पता चला हाँ, REE लिखा आया, तो अच्छा हाँ, ये पहले भी मतलब ये कोई कोई बंदा जो है ये सर्च कर रहा है इस नाम को, तो वो फटाफट उसकी अगली इन्फॉर्मेशन देगा, अच्छा ये हाँ आ गया। और जब आ गया तो ये फटाफट हमें वो प्रोवाइड कर देगा इन्फॉर्मेशन। इसलिए क्या बता रहा है कि ये स्टोर करती है उस डेटा को जिसको हम बार-बार यूज़ करते हैं, बार-बार यूज़ करते रहते हैं, उसको ये अ, स्टोर करके रखती है। और इसलिए ये क्या है, ये क्या फास्ट है, ठीक है? देम अवेलेबल टू सीपीयू एट फास्ट रेट, और ये क्या होती है, जो मेमोरी होती है ये फास्ट होती है। Cache memory is a very high speed memory placed in between RAM and CPU। इसको ये बहुत ही हाई स्पीड मेमोरी होती है जिसको हम रैम और सीपीयू के बीच रखती हैं। इट इंक्रीज द स्पीड ऑफ प्रोसेसिंग, ये क्या करती है, प्रोसेसिंग जो सीपीयू जो प्रोसेसिंग होती है उसकी स्पीड को भी क्या कर देती है, इंक्रीज कर देती है, मतलब फटाफट इंफॉर्मेशन निकाल रही है, और जिससे कि कंप्यूटर सीपीयू को हेल्प मिल रही है कि वो भी क्या कर रहा है, फटाफट प्रोसेसिंग करके आउटपुट दे रहा है। काशे मेमोरी जो होती है बहुत ही एक्सपेंसिव होती है, सो इट इज स्मॉलर इन साइज होती है, महंगी होती है और ये छोटी भी होती है। जनरली कंप्यूटर हैव कैशे मेमोरी ऑफ साइज 256 केबी टू 2 एमबी। जनरली इसका साइज क्या होता है, इतना होता है 256 केबी या से 2 एमबी तक। आपने कई बार देखा होगा ना कि कई बार क्या होता है कि हम बहुत कुछ सर्च करते हैं, ठीक है, बहुत कुछ हमने सर्च किया होता है गूगल पे, तो फिर क्या होता है कि जो हमें इन्फॉर्मेशन चाहिए होता है ना, वो मतलब गूगल भी एक तरह से कंफ्यूज हो जाता है कि ये सर्च कर रहा है, इसको चाहिए क्या, तो फिर कई बार फिर हम क्या करते हैं, अपनी काशे मेमोरी को क्या करते हैं, क्लियर करते हैं, अपनी मेमोरी को तो दिया था ना क्लियर काशे, तो हम क्या करते हैं उसको क्लियर करते हैं और दोबारा से फिर हम अपना जो प्रोसेस है सर्च करने का या कुछ भी लेने का, तो वो दोबारा करते हैं। तो मैंने आपको बता दिया काशे मेमोरी किसके लिए हम यूज करते हैं, उस डेटा को स्टोर करने के लिए जो हम क्या करते हैं, बार बार इसको हम यूज करते हैं, ठीक है, तो वो काशे मेमोरी में जाके स्टोर हो जाता है। अगला है फ्लैश मेमोरी। फ्लैश मेमोरी क्या होती है, इट इज अ काइंड ऑफ सेमीकंडक्टर बेस्ड नॉन वोलेटाइल रीराइटेबल मेमोरी यूज्ड इन डिजिटल कैमरा, मोबाइल फोन एंड प्रिंटर फोन एटसेट्रा। फ्लैश मेमोरी जो होती है ना, ये क्या होती है, सेमीकंडक्टर से बेस्ड, सेमीकंडक्टर बेस्ड है, और ये क्या है, परमानेंट मेमोरी है, नॉन वोलेटाइल मतलब परमानेंट मेमोरी है, रीराइटेबल मेमोरी है, और इसको हम कहाँ पे यूज करते हैं, डिजिटल कैमरा हो गया, मोबाइल फोन हो गए, प्रिंटर, इन सब में इसको यूज करते हैं। अब अगला आ गया वर्चुअल मेमोरी। अब वर्चुअल मेमोरी क्या है, इट इज अ टेक्निक दैट अलो द एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोसेस दैट आर नॉट completely in main memory. One major advantage of this scheme is that program can be larger than main memory. यहाँ से आपको पढ़ के कुछ ऐसे समझ नहीं आएगा, आपको मैं एक रियल टाइम एग्जांपल बताती हूँ कि कई बार क्या होता है कि जो हमारी जो आपको इतना पता है ना कि सीपीयू के पास यहाँ पे जो CUALU है, देखो ये जो फिगर है ना, ये इसी पे बेस पे ये सारी प्रोसेस है। आप अगर इस फिगर को एक बार समझ लोगे ना, आप कंप्यूटर आर्किटेक्चर पढ़ लोगे, तो आपको यहाँ से सब कुछ यहीं से लिंक है कि कैसे क्या हो रहा है, कैसे मेमोरी, हमने CU पढ़ा था, ALU पढ़ा था, अब हम मेमोरीज पे आ रहे हैं। तो क्या होता है ना, ये होती है हमारी मेमोरी, ठीक है, यहाँ पे इनपुट होता है, और फिर यहाँ पे हो गया हमारा आउटपुट, ठीक है, यहाँ पे होता है हमारा आउटपुट। तो क्या होता है ना, वर्चुअल मेमोरी में सबसे पहले तो सबको पता है कि कोई भी अगर चीज प्रोसेसिंग होनी है सीपीयू में, अगर प्रोसेसिंग अगर होनी है, तो सबसे पहले जो हमारी जो इन्फॉर्मेशन है वो कहाँ पे जाएगी, मेन मेमोरी में जाएगी, क्योंकि वहीं से सीपीयू इसको डायरेक्ट लेगा, और कोई ऑप्शन नहीं है कि वो उसे डायरेक्ट लेगा। जो सीपीयू जो होता है वो, ये जो सीयू और एएलयू ये दोनों मिलके सीपीयू ही तो है, ये क्या करते हैं कि कोई भी इंफॉर्मेशन अगर प्रोसेसिंग के लिए जा रही है, तो सबसे पहले उसको किसमें जाना पड़ेगा, उसको सबसे पहले मेन मेमोरी में जाना पड़ेगा, यानी कि यहाँ पे उसको जाना पड़ेगा। तो कई बार क्या होता है ना, अब ये मेमोरी है, ये रैम रोम कुछ भी हो सकती है, तो क्या होता है, सबसे पहले जब प्रोसेसिंग होती है तो सबसे पहले रैम के पास जो होती है वो रैम के पास इंफॉर्मेशन जाएगी, फिर उसके पास सीपीयू के पास जाएगी। लेकिन कई बार क्या होता है, हमारी रैम की जो स्टोरेज है वो तो लिमिटेड होती है,
लिमिटेड होती है ना, तो कई बार क्या होता है रैम की स्टोरेज है कम, लेकिन हमारे पास जो हमें जो एग्जीक्यूट करवाना है कुछ, वो हमारे पास बहुत बड़ा, उसकी जो क्वांटिटी है, उसकी जो स्टोरेज है वो बहुत ज्यादा है। तो क्या होगा, देखो है उसके पास, रैम के पास है स्टोरेज कम, लेकिन हमें प्रोसेसिंग करवानी है ज्यादा। अब प्रोसेसिंग ज्यादा कैसे पॉसिबल हो, अगर उसकी रैम ही कम है तो सीपीयू के पास रैम ही कम है तो सीपीयू के पास कैसे भेजेगा इतनी बड़ी हमारी इंस्ट्रक्शन लेके। तो क्या करता है, वर्चुअल मेमोरी क्या करती है, ये रैम को क्या करती है, एक्स्ट्रा स्पेस प्रोवाइड करती है। जो ये वर्चुअल मेमोरी, ये कोई फिजिकल मेमोरी नहीं है, एक सॉफ्टवेयर है, वो ये वजह से क्या करती है, एक एक्स्ट्रा स्पेस प्रोवाइड कर देती है। ठीक है, एक्स्ट्रा स्पेस प्रोवाइड कर देती है ताकि जो हमारी जो रैम है वो अच्छी तरीके से प्रोसेसिंग कर सकते, उसकी मतलब स्पीड में, उसकी प्रोसेसिंग में कोई भी मतलब की डिले ना हो। तो ये क्या करती है, वर्चुअल मेमोरी एक एक्स्ट्रा उसको स्पेस प्रोवाइड कर देती है। एक्स्ट्रा स्पेस कैसे प्रोवाइड कर देती है, अब मान लो कि जैसे आप यहाँ पे काम कर रहे हो, ठीक है, ये कंप्यूटर है आपका, ठीक है, ये आपकी मान लो कंप्यूटर स्क्रीन है, ठीक है, यहाँ पे आपका सर्च का ऑप्शन है, यहाँ पे आप कुछ यहाँ पे आपने एक टैब ये खोली है, एक ये खोली है, एक ये खोली है, 3 टैब खोली है, यानी 1 2 3। आप किस पे काम कर रहे हो, आप 1 पे कर रहे हो, ठीक है, आप 1 पे काम कर रहे हो, इंपॉर्टेंट यही है। और जो दूसरी और तीसरी जो आपने टैब खोली है ना, तो ये क्या हो जाएंगी, हमारी वर्चुअल मेमोरी में स्टोर हो जाएंगी। जो हम ये बता रहे हैं ना, ये वर्चुअल मेमोरी में स्टोर हो जाएंगी। और रैम तो ये तो डायरेक्टली उसके साथ सीपीयू के पास काम करेगी, जो पहली वाली है। अब ये वाली जब काम कर लेगी तो फिर ये जो दूसरी तीसरी है, तो ये वर्चुअल मेमोरी ने होल्ड करके रखी होंगी, फिर ये दूसरी वाली जो है फिर ये यहाँ पे चले जाएगी, ये पहली मतलब दूसरी वाली जो होगी फिर ये पहली वाली पे चले जाएगी, फिर उसके थ्रू ये प्रोसेसिंग हो जाएगी। फिर आप दूसरी दूसरी बार काम रैम के पास भेज दिया आपने दूसरी फाइल को। अब तीसरी वाली जो है अभी वर्चुअल मेमोरी के पास ही है, तो तीसरी मेमोरी फिर आपने उसके रैम के पास भेज दी। रैम क्या कर देगी, एलयू के पास दे दी, और उसकी प्रोसेसिंग क्या हो जाएगी, होती रहेगी इस तरीके से। ठीक है, मतलब ये थोड़ा सा होल्डिंग का काम करके रखती है ताकि जो हमारा रैम जो है उस पर ज्यादा लोड ना पड़े। ठीक है, ये होती है वर्चुअल मेमोरी। सिंपल वे में ये एक बार मैं आपको रिकैप करवा देती हूँ कि जो वर्चुअल मेमोरी होती है वो कोई ऐसी कोई फिजिकल मेमोरी नहीं होती है, जैसे हमारे जो रैम रोम मदरबोर्ड पे लगी होती हैं, चिप्स लगी होती हैं। वर्चुअल मेमोरी एक जो है सॉफ्टवेयर ही होता है एक टाइप का, तो वो क्या कर देती है, रैम पर ज्यादा बर्डन ना पड़े तो ये क्या कर देती है, टेम्परेरी पर्पज के लिए उसकी क्या कर लेती है, रैम का थोड़ा डेटा अपने पास स्टोर करके रख लेती है, और ताकि रैम को प्रोसेसिंग में ज़्यादा दिक्कत ना आए। और फिर क्या कर देती है, वो थोड़ा-थोड़ा करके उसके रैम के पास भेजती रहती है। इस तरह से उसका जो रैम भी प्रॉपर तरीके से फंक्शन कर देती है, और हमारा जो स्पीड जो है उसकी स्पीड में भी कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। अब देखो ऐसा भी होता है ना कि अगर हमने देखो हम कई बार होता है कि हम बड़ी सारे अपने कंप्यूटर पे टैब खोल देते हैं, काम तो हम एक पे कर रहे होते हैं, लेकिन दूसरे हम इतनी 7-8 एक साथ खोल देते हैं कि हमारी जो स्पीड होती है ना कंप्यूटर की, वो कम हो जाती है। ठीक है, कम तो होगी ना, अब इतना सारा आप एक साथ रैम को लेके जाएंगे, रैम की तो कैपेसिटी लिमिटेड है। ठीक है, तो आप इतनी सारी खोल के रखते हो, तो फिर वर्चुअल मेमोरी क्या करती है, जो आपने एडिशनल जो टैब्स खोली होती है उनको पास अपने पास रखती है ताकि रैम पे क्या हो, ज्यादा लोड ना पड़े। ठीक है, और जो रैम है वो अच्छे तरीके से क्या एएलयू के सीपीयू के पास अपनी इंफॉर्मेशन भेज सके आउटपुट के लिए। ठीक है, तो ये थी हमारी प्राइमरी मेमोरीज, हमने इसमें डिटेल में पढ़ ली। और हम कुछ एक्स्ट्रा मेमोरी हमने पढ़ी इसमें, काशे मेमोरी, फ्लैश मेमोरी और वर्चुअल मेमोरी। तो ये था हमारा मेमोरीज पे, ठीक है, प्राइमरी मेमोरी पे लेक्चर। तो अब हम आगे इससे पढ़ेंगे कल सेकेंडरी मेमोरी पे। सेकेंडरी मेमोरी को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। और आज का जो ये लेक्चर है आप इसको फिर से एक बार रिवाइज करना अच्छे से। और किसी को अगर कहीं पे कोई प्रॉब्लम है तो वो कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताना। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब भी जरूर करें।